हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी लेखपाल 2026 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। इस वीडियो में लेकर आए हैं जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इसका कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट क्लास। इससे रिलेटेड जो है टॉप 85 MCQ जो है एकदम यूपीट्रिपल के लेटेस्ट पैटर्न पर जो है डिजाइन किया। यदि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों के परीक्षा में जो है 100% यह क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल होंगे, यानी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। तो आप लोग जो है बने रहिए। उसके साथ ही साथ बता देते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है यूपी से रिलेटेड, उसका जो है फर्स्ट जो है क्लास अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कराया गया था कि भारत के संदर्भ में जो है ग्रामीण का विकास कैसे कैसे हुआ है, उससे रिलेटेड 70 MCQ। तो यदि आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इन्वायरमेंट है इसका जो है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जो शब्द है आपको बताना है कि जो 1869 ईस्वी में प्रयोग किया गया था, सबसे पहले यह किसने किया था। तो देखिए जो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका जो है सर्वप्रथम आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1869 ईस्वी में जो है प्रयोग यह किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था, तो अर्नेस्ट हैकल जी के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अर्नेस्ट हैकल जी के द्वारा जो है पारिस्थितिकी शब्द 1869 ईस्वी में जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जब केवल एक ही प्रजाति के जो है पारिस्थितिकी संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, जैव पारिस्थितिकी कहते हैं, या स्व पारिस्थितिकी कहते हैं यानी आर्टिकोलॉजी कहते हैं, या भू पारिस्थितिकी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है कि जब केवल क्या कह रहा है कि एक ही स्पेसीज यानी एक ही प्रजाति के क्या होता है पारिस्थितिकी, उनके संबंधों का क्या किया जाता है, तो अध्ययन यानी स्टडीज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्व पारिस्थितिकी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आइटोकोलॉजी जो है कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है, यह शब्द प्रयोग जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। यह जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको यह बताना है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, चार्ल्स एल्टर के द्वारा, एजी टांसले, या एपी ओडम, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें इकोलॉजी था, इसमें क्या है इकोसिस्टम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टांसले, यानी एजी टांसले जी के द्वारा जो है इकोसिस्टम सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था 1935 ईस्वी में, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र माना जाता है, बंद माना जाता है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तंत्र माना जाता है, यानी ओपन या खुला माना जाता है, या अर्धबंध तंत्र माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह ओपन तंत्र यानी खुला जो है सिस्टम माना जाता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अजैविक तत्वों के जो है अंतर्गत अकार्बनिक घटकों का सही उदाहरण कौन है, आपको बताना है कि जो अकार्बनिक घटक होते हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं। प्रोटीन और वसा हैं, जल लवण और गैसें हैं, प्रकाश और ताप है, या कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो देखिए यह है जल लवण और गैसें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्र किस श्रेणी का जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, तो देखिए जो समुद्र है यहाँ ध्यान रखना है कि अलवणी होगा। देखिए समुद्र में क्या पाया जाता है, जो है आप लोगों के ध्यान रखना है नमक। तो वहाँ पे अलवणी तो होगा नहीं, वो लवणी होता है। स्थली तो होगा नहीं, लवणी बिल्कुल हो सकता है, मानव निर्मित नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो समुद्र है यह लवणी जलीय तंत्र माना जाता है, इसी का एग्जाम्पल है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है यह कार्यशीलता जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता है यह मुख्य रूप पर किस पर निर्भर करती है। केवल वर्षा की मात्रा पर, यानी वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, या ऊर्जा प्रवाह यानी जो एनर्जी का फ्लो है इस पर निर्भर करती है, या जो मिट्टी की डेप्थ है इस पर निर्भर करती है, यानी गहराई पर, कितनी गहराई पर निर्भर करती है, आपको यह बताना है, या केवल जंतुओं पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता है मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यह निर्भर करती है ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो पर। किस प्रकार का जो है एनर्जी फ्लो है उसी पर निर्भर करती है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। तो चलिए राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जीवमंडल यानी बायोस्फीयर की जो परत सामान्य रूप से कितनी मोटी मानी जाती है, यानी कितनी मोटी तक हो सकती है, 10 किलोमीटर से कम, 50 किलोमीटर से कम, 30 किलोमीटर से या 100 किलोमीटर से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बायोस्फीयर है इसकी जो परत की सामान्यतः आप लोगों को ध्यान रखना है, जो थिकनेस होती है 30 किलोमीटर से क्या होती है, कम ही होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैवमंडल के वियोजक जिसे कहते हैं डिकम्पोजर के रूप में किसे माना जाता है। डिकम्पोजर वह होते हैं जैसे कि कार्बनिक पदार्थ है उसे क्या कर सकते हैं, वह खाते यानी डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें जो है ख़त्म कर देते हैं। बायोटिक मतलब कि जो माफ़ कीजिएगा, जो डिकम्पोजर हैं यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दोनों में जो है कार्य कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैवमंडल के जो वियोजक होते हैं मुख्य रूप से जो होते हैं, आपको बताना है कि किससे जाना जाता है। हरे पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, या सूक्ष्म जीव होते हैं, या सौर जो ऊर्जा है यह होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो जो सूक्ष्म जीव है यानी बैक्टीरिया कह सकते हैं, फंगी जो होते हैं, इन्हों के क्या कहा जाता है, तो डिकम्पोजर कहा जाता है, क्योंकि यही जो है सड़े गले पदार्थ को क्या करते हैं, खाते हैं, यानी अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक संगठक का हिस्सा है, यानी फिजिकल जो कंपोजिशन है आपको बताना है कि उसका हिस्सा होता है। इसमें पादप और जंतु, प्रोटीन और विटामिन स्थल है, और वायु है या जल, केवल सौर ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए फिजिकल पूछा है, तो पादप और जो जंतु है बायोटिक है, तो राइट नहीं होगा। प्रोटीन और विटामिन भी नहीं होगा। तो बचा क्या, यहाँ पे केवल वो ऊर्जा दे दिया है, नहीं सौर ऊर्जा भी नहीं होगा। तो बता क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो स्थल, वायु और जल जो है यह सभी के सभी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे जो है निचली परत है, आपको बताना है कि कौन सी, जिसकी अप्रॉक्सीमेट ऊंचाई जो होती है 0 से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है, मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर है, या ताप मंडल यानी थर्मोस्फीयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए जो वायुमंडल है इसकी जो है सबसे जो निचली परत है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह होती है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस परत को जो है जैविक भट्टी यानी जो है ट्रांजिशन जोन के रूप में भी जाना जाता है। जलमंडल को मृदा जो परत है, या मृदा तंत्र जो है, या स्थल मंडल, या वायुमंडल को, या ये होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जैविक भट्टी या ट्रांजिशन जो जोन है, यह जो है मृदा जो परत है, मृदा जो सॉइल है, इसी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। वे जंतु जो है जो मृत पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त जो है कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, आपको बताना है कि वे क्या कहलाते हैं। देखिए वे जंतु जो क्या है, मृत पौधों को ध्यान रखना है, तथा जंतुओं से प्राप्त जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, आपको बताना है क्या कहलाते हैं। पैरासाइट यानी परजीवी कहलाते हैं, या होलोजोनिक यानी प्राणी समभोजी कहलाते हैं, या मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, शाकाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह कहलाते हैं मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो सैप्रोफाइट्स यानी मृतजीवी होते हैं, जो जंतु होते हैं, मृत पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक जो यौगिक है उन्हीं को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, कह सकते हैं उन्हें जो है खाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओजोन परत, ओजोन जो लेयर है वायुमंडल की, किस परत के अंतर्गत दिखाई देती है, किस परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर है किस मंडल में पाई जाती है, तो पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऐसे जंतु जो अपना आहार अपने जो है मुख्य यानी मुख के द्वारा जो है ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाय, ऊंट और शेर, यह उन्हें जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, आपको बताना है। मृतजीवी में, परजीवी में, प्राणी समभोजी में, या वियोजक में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं प्राणी समभोजी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से किन्हें सम्मानित जो है किया जाता है, जिन्हें जो है वियोजक भी कहा जाता है। वियोजक आप लोग ध्यान रखना है, डिकम्पोजर को कहते हैं। पादप और जंतु को, बैक्टीरिया और कवक को, गाय और भैंस को, शैवाल और काई को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपको बताना है डिकम्पोजर, तो पादप यह तो क्या है, यह जो होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर होता है। जंतु क्या होते हैं, ये जो है मतलब कि उत्पादक नहीं होते हैं, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड, मतलब कुछ भी हो सकते हैं।
तो यह राइट नहीं होगा। बैक्टीरिया कॉक बिल्कुल राइट ही हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोषण स्तर 1 में आपको बताना है, नहीं जो ट्रॉफिक लेवल 1 है इसके अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को, मांसाहारी जो जीव है इन्हें, या स्वपोषी प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे जीव होते हैं यानी जो हरे पौधे होते हैं ये, या सर्वाहारी जीव को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो पोषण स्तर 1 है इसके अंतर्गत किन्हें जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो, सॉरी माफ कीजिएगा, पोषण स्तर 1 है तो यह राइट हो जाएगा स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पौधे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थलमंड यानी जो लिथोस्फीयर है इसके संदर्भ में आपको बताना है कि क्रस्ट, इसका जो है निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ था या होता है, केवल मिट्टी से या गैसों के निर्माण से, या शैल यानी रॉक्स के निर्मित जो परतें होती हैं उससे, या समुद्री जल से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्थलमंडल के क्रस्ट है इसका जो मुख्य रूप से निर्माण हुआ है ये रॉक के डिकम्पोजिशन, या कह सकते हैं जो सेल, जो रॉक यानी सेल यानी कह सकते हैं चट्टान है, यह इन्हीं से जो है हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोषण स्तर जो सेकंड है इसके अंतर्गत आपको बताना है कि जीवों और किस नाम से जाना जाता है जो पौधों पर निर्भर करते हैं। तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी जो है पोषण स्तर सेकंड के अंतर्गत आते हैं। उसमें तो आई थिंक मैं गलत बता दिया था, क्या देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन था। पोषण स्तर 1 इसमें क्या था, 17 ये था क्वेश्चन पोषण स्तर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें जो है पहली बार मैं सही बताया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं बता दे रहा हूँ, इसे जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जो पोषण स्तर 1 है आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वही है प्राथमिक उपभोक्ता ही, मतलब कि जो खाते हैं, यानी सेकेंड स्तर गलत था बिल्कुल। जो मैं पहली बार बताया था स्वपोषी प्राथमिक उपभोक्ता यानी उत्पादक हरे पौधे होते हैं, यही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। माफ़ कीजिएगा आप लोग जो है थोड़ा सा एक बार जो मैं पहली बार बताया था वही राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 20 को। पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल की सही परिभाषा क्या है, तो आप लोगों के ध्यान रखना है, वह बिंदु जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसे जो है पोषण स्तर कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंडमैन का नियम। यहाँ आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो देखिए जो लिंडमैन का नियम है यह संबंधित है ऊर्जा के फ्लो से, यानी ऊर्जा के 10% स्थानांतरण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, मतलब कि बी हो जाएगा। जिससे इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्राथमिक उपभोक्ता है, यह जो है कोई भी जो है एनर्जी जो है मान लीजिए यह जो है 100% प्राप्त किया, तो इसका केवल जो सेकंड उपभोक्ता है इसका जो है मान लीजिए इसका जो है 100% मान लीजिए कि 1000 था, ठीक। तो यह जो सेकंड उपभोक्ता है इसके मतलब कि जो यह खाएगा इसे, जब सेकंड उपभोक्ता जो कंज्यूमर है यह प्राथमिक उपभोक्ता से मान लीजिए खा लिया, तो इसका जो एनर्जी है मान लीजिए 1000 था, तो इसके पास केवल जो है इसका 10% ही एनर्जी जो है जाएगा, यानी 10% आप लोग निकालेंगे तो 100 किलो जूल मान लीजिए आ जाएगा। यही इसका नियम था लिंडमैन का, आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी 90% जो एनर्जी है लॉस हो जाती है, इससे सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह यानी जो एनर्जी फ्लो है यह किस प्रकार का होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या साइक्लिक होता है, या एक दिशी होता है, या द्विदिशिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, एनर्जी जो फ्लो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में यह एक दिशी होता है, यानी एक दिशी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी जो पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका विचार सर्वप्रथम जो है 1927 में आया था। आपको बताना है किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने, एजे टांसले ने, लिंडमैन ने, अर्नेस्ट हैकल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया था चार्ल्स एल्टन ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोषण स्तर जो 4 है इसके अंतर्गत किन जीवों को जो है सम्मिलित किया जाता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता को, सॉरी उपउत्पादक को, केवल मांसाहारी को, सर्वाहारी जो जंतु है तथा मनुष्य को, या केवल शाकाहारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पोषण स्तर 4 है आप लोगों को ध्यान रखना है, सर्वाहारी जो जंतु है या मनुष्य इन्हीं को जो है इंक्लूड किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वृक्ष आधारित आप लोगों को बताना है कि तंत्र जो संख्या पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर है यह किस आकार का बनता है, सीधा बनता है, उल्टा, आयताकार, या वर्गाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो यह बनता है उल्टा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आहार जाल यानी फूड वेब क्या है? तो अनेक आहार श्रृंखलाओं का जटिल अंतःग्रंथित रूप होता है आहार जाल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो आहार जाल है आप लोगों को ध्यान रखना है, अनेक आहार जो श्रृंखलाएं होती हैं यानी आहार जो सीरीज होती हैं, इन्हीं का क्या होता है? जटिल अंतःग्रंथित रूप होता है, यानी इन्हीं का जो क्या होता है? श्रृंखला होता है। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, यह पोषण के लिए किस स्तर पर निर्भर करते हैं? तो यह निर्भर करते हैं पोषण स्तर 1 पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है? संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, या विकल्प ए और बी दोनों, या केवल ऊर्जा पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है राइट आंसर। तो देखिए, जो संख्या पिरामिड है तथा बायोमास पिरामिड, ये दोनों के दोनों जो है उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मिट्टी है, जल है, सूर्य है, ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य है, यानी सन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे जंतुओं जो अपना आहार के लिए केवल जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे कि हरे पौधे हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, या शाक-भक्षी कहलाते हैं, या वियोजक, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाक-भक्षी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में जो है जैविक भट्टी यानी जो है ट्रांजिशन जोन के रूप में माना जाता है, जो मृत जीवों के लिए क्या करती है? तो पोषक का भंडारण करती है। तो यह होता है जो है मृदा तंत्र यानी सॉइल सिस्टम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे जंतु जो अपना जो है आहार घोल यानी सॉल्यूशन फार्म में मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मृत जीव यानी सैप्रोफाइट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि कोई जो है पोषण स्तर पर 1000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा है, तो पोषण स्तर 2 पर यह कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी? तो 10% जाता है, 90% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो कितना बचेगा? केवल 100 किलो कैलोरी, यानी किलो कैलोरी नहीं है, केवल कैलोरी है, तो 100 कैलोरी हो जाएगा सेकेंड स्तर पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तालाब या जो झील है यानी इक्वेटिक जो इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास जैसे कि ज्वार का पिरामिड कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है, उल्टा बनता है, आयताकार या वर्गाकार, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बनता है इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड जो है सदैव सीधा यानी ऑलवेज जो है अपराइट बनता है और कभी जो है उल्टा नहीं बन सकता है? तो यह होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऊर्जा जो पिरामिड है यहीं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन चक्र के जो है अंतर्गत वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो है CO2 की वापसी के मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन या अपघटन के द्वारा, केवल वर्षा के द्वारा, केवल वृक्षारोपण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो यह होता है श्वसन और अपघटन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के अंतर्गत मतलब कि इसमें क्या कहा था? तो कार्बन चक्र में जो वायुमंडल में CO2 की वापसी यानी CO2 का उत्पाद कैसे होगा? तो श्वसन के दौरान हम लोग जो करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। अपघटन के दौरान भी जो है कोई भी जो है डिकम्पोजर यदि जो है कार्बनिक पदार्थ को खाता है, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगती है, मतलब कि छोड़ती है। जैविक पदार्थों के शुष्क वजन यानी ड्राई वेट का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है कार्बन होता है? आपको बताना है कि शुष्क वजन पूछा है, यानी जैविक जो भी कोई भी जैविक पदार्थ है उसका जो है ड्राई वेट यदि आप लोग कर लेते हैं, तो उसमें आपको बताना है कि कार्बन का कितना प्रतिशत भाग रहेगा वेट के रूप में? 10%, 25%, 50 या 75? तो यह रहता है 50%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोषण स्तर जो थर्ड है, इनमें आपको बताना है कि किन जीवों को शामिल किया जाता है जिन्हें जो है द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में भी जाना जाता है? तो ये होते हैं, आप लोगों को बताना है कि पोषण स्तर थर्ड में तो ये होते हैं मांसाहारी जैसे कि शेर और चीता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भू जैव रासायनिक चक्र से रिलेटेड तो आपको बताना है कि भू जैव रासायनिक चक्र यानी बायोलॉजिकल जो केमिकल साइकिल है, इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह होता है अजैविक तत्वों का जो है जैविक प्रावस्था से होकर गमन और पुनः जो है अजैविक दशा में वापसी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है प्राणी संभोजी यानी होलोजोनिक जंतुओं का जो उदाहरण कौन सा है जो अपना आहार मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं? तो ये क्या होते हैं? गाय, ऊंट और शेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जो है कुल जल का कितना प्रतिशत जो है भाग महासागरों के रूप में संचित है? 90% या 2.05% या 90.25% या 70% या इनमें से कोई नहीं? क्या तो पूछा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो महासागरों में है 97.25%। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन किस रूप में जो है सबसे अधिक उपयोगी और अवशोषित करने योग्य होती है, आपको बताना है। तो यह होती है अमोनिया तथा लवण जो नाइट्रेट है, यानी अमोनिया लवण तथा नाइट्रेट के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न कि गैसीय नाइट्रोजन, केवल नाइट्रिक एसिड भी नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर में जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का कितना प्रतिशत भाग निर्मित होता है? तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को एक बार पुनः मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो बायोस्फीयर है इसमें जो है ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? तो यह होता है 90%। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। नैरोबी केन्या में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, या पेरिस फ्रांस में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड है, यहीं पर राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जो हेडक्वार्टर है, आपको बताना है कहाँ पर है। तो यह नैरोबी जो केन्या है, तो यहीं पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बायोम की जो है अनुमानित औसत प्राथमिक उत्पादकता यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर सर्वाधिक है? तो देखिए वन का कितना है? 1290 यहाँ पे दे दिया है, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर है। कृषि का 650 है। रीफ और जो एस्चुरी है इसका 2000 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर है, जबकि ताजा जल का 1250 है। ई हो जाएगा इनमें से कोई। तो इसमें क्या पूछा था? सबसे ज़्यादा पूछा था। तो रीफ और जो एस्चुरी है यही हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को ध्यान रखना है, रीफ और एस्चुरी की जो है अनुमानित औसत जो प्राथमिक उत्पादकता ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में जो है सर्वाधिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फास्फोरस चक्र जो है मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? जो जीव इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, और जीव जो है इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपको बताना है। वायुमंडल से जो है, महासागरों के जो है गहरे जल से, चट्टानों से, या केवल वर्षा के जल से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फास्फोरस चक्र है मुख्य रूप से जो है चट्टानों राख से शुरू होता है, और जीव इसे जो है यहीं से प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जीवों के सकल भार यानी टोटल वेट का लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग जल होता है? तो यह आई थिंक सभी को पता होगा, लगभग 70% है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समस्त जो है विश्व की औसत नेट प्राथमिक जो उत्पादकता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ कितनी है आपको बताना है। क्या पूछा है? समस्त विश्व की एवरेज पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह है, आप लोगों को बता देते हैं, 303 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कार्बन चक्र के दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, आपको बताना है। देखिए कार्बन चक्र के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या था? तो यह था, आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, या ओजोन जो परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, या जैव विविधता का संरक्षण करना था, या खतरनाक अपशिष्टों के आयात को रोकना था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह कनाडा में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ है उसके जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। और सबसे हानिकारक जो है पदार्थ होता है CFC, यह कह सकते हैं गैस है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ओजोन परत को जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती है। O3 जो है इसका फार्मूला होता है, यह तापमंडल में पाई जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसके तहत जो है विकसित देशों ने जो है 2012 तक हानिकारक जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कितने प्रतिशत जो है कमी या कितनी कमी करने की अनुमति यानी सहमति बनाई थी। देखिए 2012 तक, 1990 से 2012 तक आपको बताना है 10%, 8.2%, 5.2% या 20%, इनमें से कोई नहीं। देखिए अलग अलग था, लेकिन यदि एवरेज लगाएंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5.2%। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1992 में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट का आयोजन आपको बताना है कि कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो है, यहीं पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पर जो है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है अर्थ समिट किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में।
एजेंडा माफ कीजिएगा एजेंडा 21। इसका आपको संबंध बताना है कि निम्नलिखित में से किससे है। परमाणु हथियारों के रोक से है, अंतरिक्ष अनुसंधान से, या सतत विकास और पारिस्थितिकी जो उत्पादकता को टिकाऊ बनाना है, या महासागरों की सुरक्षा से, या इनमें से कोई नहीं। तो एजेंडा 21 का जो मुख्य संबंध है यहाँ है सतत विकास से और पारिस्थितिकी जो उत्पादकता है इन्हीं को टिकाऊ बनाने से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट जो एक्ट प्रोटेक्शन है यह किस वर्ष पारित किया गया था? 72 में, 1900 या 1980 में, 1981 में, 1986 या इनमें से कोई नहीं। तय किया गया था 1986 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में हुआ था मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा के लिए जो है आयोजित किया गया था? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ओजोन छिद्र को भरने के लिए, या जैव विविधता तंत्र और आनुवंशिक जो संसाधनों को लाभों के बंटवारे के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तय किया गया था जो है जैव विविधता तंत्र और आनुवंशिक संसाधनों के जो है लाभ के बंटवारे के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है? बाघों के संरक्षण से, जीवित रूपांतरण जीवों यानी LMO के सुरक्षित हस्तांतरण और उपयोग से है, कार्बन टैक्स से है, या जल प्रदूषण को रोकने से है, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्टाजोना जो प्रोटोकॉल है इसका जो संबंध है यह जीवित जो रूपांतरित जीव हैं इन्हीं की जो है सुरक्षित स्थानांतरण और उपयोगों से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों की स्थापना करना है, माफ कीजिएगा जंगली पशु और पक्षियों के शिकार का प्रतिबंध करना है, या वन्य उत्पादों के व्यापार और लाइसेंस को जो है इस पर रोकना है, या उपयुक्त में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान जो है इसमें है। जो वन्य प्राणी संरक्षण एक्ट आया था 1972 में, इसी के तहत है। आप लोगों को ध्यान रखना है सभी के सभी यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना है, जंगल पक्षियों के जो है शिकार पर प्रतिबंध करना है, और वन व्यापारों के व्यापार के लिए जो है वन उत्पादों के व्यापार के लिए लाइसेंस भी प्रावधान किया गया है इसी में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी राइट हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है स्वतंत्र संरक्षण संगठन यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको बताना है 1948 में, 1961 में, 1972, 1992, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया था 1961 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है आपको बताना है जो 2016 में हुए थे कि गाली संशोधन, इसका जो है लक्ष्य किस गैस के जो है उपयोग को जो है कम करना था, यह आपको बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में किए हुए जो किगाली संशोधन यानी किगाली अमेंडमेंट का जो लक्ष्य है किस गैस के उपयोगों को कम करना था? कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है इसे, या मीथेन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है HFC को यानी हाइड्रोफ्लोरोन कार्बन को जो है कम करना था, क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है O3 को यानी ओजोन को सबसे अधिक जो है हानि पहुंचाती है, तो HCF ही पहुंचाती है यानी HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ही पहुंचाती है। भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट यह किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का गठन हुआ? आपको बताना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1986, 1992, 2002 या 2010, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किया गया था 2002 में। तो राइट आंसर कौन जो हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए जो है 1997 में अपनाया गया था? ओजोन परत के क्षरण के लिए, है जैव विविधता के जो नुकसान हो रहा है इसके लिए, या जो जलवायु परिवर्तन है और ग्रीन हाउस जो गैस है इन्हीं के उत्सर्जन के लिए, या समुद्री जो प्रदूषण है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है मुख्य रूप से पर्यावरणीय समस्या जो है जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस जो गैस है इन्हीं से रिलेटेड अपनाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह कब हुआ था? तो 1997 में। वह कौन सी जो है प्रजातियां हैं जिनकी जो है उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति पूरे समूह की कमी को दर्शाती है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह कौन से प्रजातियां हैं जिनकी उपस्थिति में अन्य प्रजातियों के जो समूह हैं उनकी जो है उपस्थिति को क्या करते हैं? इंडिकेट करती हैं, और जिनकी अनुपस्थिति में पूरे समूह को कमी को दर्शाती हैं। संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं, फ्लैगशिप प्रजातियां कहलाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं, या आधार प्रजातियां कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यह कहलाती है संकेतिक यानी इंडिकेटर जो स्पेसीज हैं यही। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 64 को।
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू है? तो यह नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों की स्थापना करना, शिकार पर क्या है पूर्ण प्रतिबंध है, और वन्य जीवों के व्यापार के लिए सख्त लाइसेंस प्रक्रिया है। बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वाटर साइकिल यानी जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति यानी ड्राइविंग फोर्स निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, वायुदाम्य यंत्र है, सौवीकरण है, महासागरीय जो धारा है यह इनमें से कोई नहीं। तो यह है सौवीकरण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो छाता कानून या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहलाता है, वायु कानून कहलाता है, वन्यजीव सुरक्षा कानून कहलाता है, केंद्रीय पर्यावरण अधिकार कानून कहलाता है, पारिस्थितिकी सुरक्षा कानून कहलाता है, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कहलाता है केंद्रीय पर्यावरण अधिकार कानून। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो यह है ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को रोकने से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः किस प्रकार का होता है? उल्टा होता है, क्षैतिज होता है, सीधा होता है, अनियमित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह होता है सीधा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भारत में किस तिथि को जो है लागू किया गया था? 29 मार्च 1981, 5 जून 1972, 15 अगस्त 1986, 1 जनवरी 1980, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वायु संरक्षण एवं जो प्रदूषण एक्ट है, यह कंट्रोल जो एक्ट है भारत में जो है 29 मार्च जो है 1981 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक यानी एबायोटिक घटक नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। पानी, मिट्टी, हवा, कवक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एबायोटिक यानी जिसमें जो है मतलब जिसमें जीव नहीं है, आप लोग मतलब जीव हैं, क्योंकि यहाँ पे अबायोटिक यानी बायोटिक पूछा है, सिंपल आप लोगों को बताना है। तो पानी एबायोटिक है, मिट्टी, हवा, लेकिन फंगी जो है बायोटिक है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग के माप को क्या कहा जाता है? जो यह बताता है कि प्रकृति को हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितनी उपजाऊ भूमि और पानी की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी जो पद चिन्ह है, या बायोम, या इकोसिस्टम, या प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा इनमें। तो पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप को यह कहा जाता है कि पारिस्थितिकी पदचिन्ह, जो यह बताते हैं कि प्रकृति को हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितनी उपजाऊ भूमि और पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी पदचिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक भट्टी यानी बायोलॉजिकल फर्नेस की उपमा दी गई है? क्योंकि यह मृदा जीवों के लिए जो है आवास और पोषक भंडारों दोनों का कार्य करती है। तो वायुमंडल नहीं करती है, जलमंडल भी नहीं करता है, टुंड्रा भी नहीं, तो ई नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह कई प्रकार से मतलब बना है, जो मृदा तंत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की जो है कार्यशीलता और जीवित संगठकों के सभी पक्ष मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं? आपको बताना है कि जो इकोसिस्टम की कार्यशीलता और जीवित संगठनों के सभी जो पक्ष होते हैं मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं? खनिज प्रवाह पर, ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो के प्रारूप पर, जल चक्र पर, केवल सूक्ष्म जीवों के संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होते हैं जो ऊर्जा यानी एनर्जी फ्लो है इसे के प्रारूप पर आश्रित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिंडमैन द्वारा प्रतिपादित 10% का नियम पारिस्थितिकी तंत्र में किसके स्थानांतरण से संबंधित है? तो ऊर्जा के स्थानांतरण से यानी एनर्जी को जो है ट्रांजेक्शन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के संदर्भ में सतह से ऊपर इसके आवरण का संघटक यानी सामान्य रूप से कितनी ऊंचाई या मोटाई तक होता है? तो वही होता है 30 किलोमीटर तक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन था, लेकिन जो है लैंग्वेज अलग था इसमें। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत स्व पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का संबंध आपको बताना है कि किससे है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत जो स्व पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का संबंध है किससे है? वनस्पति समुदाय का उनकी आवास के संदर्भ में जो अध्ययन है इससे रिलेटेड है, या किसी निश्चित तंत्र में जो एकाकी प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन करना है, या अनेक प्रजातियों के पर्यावरण के बीच जो है जटिल अंतःक्रिया से रिलेटेड है, केवल निर्जीव घटकों का अध्ययन से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है किसी निश्चित तंत्र में एकाकी प्रजाति की जो पारिस्थितिकी संबंधों का
अध्ययन करना, स्व पारिस्थितिकी का संबंध यानी इससे रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक संगठकों में कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा क्षेत्र है यानी लार्जेस्ट एरिया फैला हुआ है? आपको बताना है कि अबायोटिक संगठकों का स्थल मंडल है, जल मंडल है, वह फॉरेस्ट है, घास के मैदान है, इनमें से कोई नहीं। तो यह है हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है? यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद यानी क्लोज्ड सिस्टम है, यह जीवों और भौतिक पर्यावरण के सकल युग का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह कार्यशील क्षेत्र को इकाई होता है, बिल्कुल राइट कह रहा है। इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है, यह माफ कीजिएगा, यह जो क्लोज सिस्टम ही नहीं होता है क्योंकि ओपन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जीवों और भौतिक पर्यावरण के सकल युग का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तो राइट आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही रंग है। जैव भू रासायनिक चक्र बायोलॉजिकल केमिकल जो साइकिल है, इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन और पुनः अजैविक दशा में वापसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आहार नाल यानी जो फूड वेव है, इसका संबंध कौन सा कथन सत्य है इसके संबंध में? तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण एक रैखिक और सरल प्रक्रिया में है, यह विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का एक जटिल अंतर्ग्रंथित रूप है, या इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह है दोनों दिशाओं में होता है, द्विदिशीय होता है, या केवल उत्पादों को तक सीमित है, इनमें से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। आहार जाल के संदर्भ में यह जो होता है विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का एक जटिल अंतर्ग्रंथित रूप होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैवमंडल बायोस्फीयर के तत्वों का कार्यात्मक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह विभाजित किया गया है 4 भागों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र जो है चट्टानों के अपक्ष यानी वेदरिंग ऑफ रॉक से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावित होता है सर्वाधिक जो फास्फोरस चक्र है यही। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जो है कुल जल का कितना प्रतिशत जो भाग है भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर के रूप में संचित है? 97.25%, 2.05%, 0.8%, 0.68% या 0.01% यानी में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का जो ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के रूप में संचित है 0.68% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के संदर्भ में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी ऊर्जा जो है हास यानी लास होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो लिंडमैन के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10% ऊर्जा ही तो फ्लो करती है, 90% ऊर्जा क्या होती है? लास हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी के घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है। महासागर, घास का मैदान, झील और मैंग्रोव है। देखिए मैंग्रोव सबसे कम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह नहीं होगा मैंग्रोव, घास मैदान, झील, महासागर हो सकता है। चलिए अभी और देख लेते हैं। मैंग्रोव, झील नहीं, घास का मैदान, महासागर, झील, यह डी तो नहीं होगा। देखिए सी और डी, देखिए मैंग्रोव है, उसके बाद घास का मैदान होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, झील नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और महासागर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइड 87 जो है क्वेश्चन आप लोगों को इससे रिलेटेड करा दिया हूँ, जो फर्स्ट कह सकते हैं चैप्टर है उससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट करिए और अच्छे जो है वीडियो बनाने का दिल करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।